अहमद नदीम कासमी की कहानी। आला। अम्मा अभी दही बिलो रही थीं कि वो मिट्टी का प्याला लिए आ निकली। ये देख कर कि अभी मक्खन ही नहीं निकाला गया तो लस्सी कहाँ से मिलेगी, वो शशोपंज में पड़ गई कि वापस चली जाए या वहीं खड़ी रहे। बैठ जाओ आला, अम्मा ने कहा, अभी देती हूँ। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। वो वहीं बैठ गई जहाँ खड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा बोलीं, अब मैं मक्खन निकालने लगी हूँ। बुरा ना मानना, नीयत बुरी ना भी हो तो नज़र लग जाती है। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देखा तो दूसरे दिन मुर्गी के अंडे के बराबर मक्खन निकाला और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे के बराबर। गाय को 3 दिन मिर्चों की धूनी दी तो नज़र उतरी। आला गुटकी, नज़र तो कभी कभी मेरी भी लगती है बीबी जी। इससे पहले आपका शीशे का एक गिलास तोड़ चुकी हूँ। हाँ हाँ, अम्मा को याद आया। तुमने कहा। हाय बीबी जी, कैसा साफ शफाफ है कि नज़र आर पार जाती है। और फिर यूं ही पड़े पड़े ठैं से टूट गया। मैं तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने आला को डांटा मगर उस डांट में गुस्सा नहीं था। लो अब उधर परली तरफ देखो। और वो मुस्कुराती हुई एक तरफ घूम गई और सामने देखने लगी। सामने मैं बैठा था। मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधे सर पर से खींचकर माथे तक ले आई और बोली, बीबी जी अंदर छोटे मियाँ जी तो नहीं बैठे? अरे वही आरिफ ही तो है, अम्मा बोली, रात आया है। आला उठकर दरवाजे तक आई और बोली, रद्द बलाएं दूर बलाएं। कैसी हो आला? मैंने पूछा। जी अच्छी हूँ, वो बोली। फिर उसके चेहरे पर शरारत चमकी। पहले तो मैं आपको पहचानी ही नहीं, मैं समझी कोई बच्चा मूछें लगाए बैठा है। इस पर अम्मा की हंसी छूट गई। तोबा है, वो बोली, कमबख्त ऐसी बात करती है कि तोबा है। आला दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पाँव बाहर सहन में था और एक कमरे के अंदर। नशिस्त के इस अंदाज ने उसकी नीली तहबंद को तान कर उसकी आधी पिंडलियों तक उठा दिया था। उसके मैले पाँव के मुकाबले में उसकी पिंडलियों का रंग कितना मुख्तलिफ था और ये पिंडलियाँ कितनी सडोल थीं। यूनानियों ने वेनिस के बुद्ध की जो पिंडलियाँ बताई थीं वो क्या आला की पिंडलियाँ देखकर बनाई थीं? आरिफ मियाँ, परदेश में आप क्या करते हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही है। साथ ही वो एल्युमिनियम के प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाए जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ, रुपया कमाता हूँ। बीबी जी को कितना भेजते हैं? उसने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। ऐ लड़की, अम्मा ने उसे डांटा, अपनी उम्र के लड़कों से यूं बातें नहीं करते। अब तू छोटी नहीं है क्या? अभी तक तुझे किसी ने नहीं बताया कि तू बड़ी हो गई है? वो दहलीज पर बैठी थी, अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पाँव सहन में थे और बालों का ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? वो बोली। अम्मा अब्बा होते तो बताते। उन्हें तो खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पर से अपना हाथ उठाया तो ये इंतज़ार भी नहीं किया कि कोई इस लड़की के सर पर हाथ रखे तो चलें। आला की आवाज़ को आंसुओं ने भिगो दिया था। मैंने कहा, आला तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी, क्या बाप भी चल दिया? अब के घूम कर उसने दोनों पाँव कमरे में रख दिए और बोली, जी वो भी चला गया। मैं लड़का होती तो शायद मुझे जूता गांठना सिखा जाता, पर वो मुझसे रोटियां ही पकवाता रहा और पानी भरवाता रहा। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ पर अपने जूते दूसरों से मरम्मत करवाती हूँ। तो क्या हुआ? अम्मा बोली, तुझे सिर्फ जूते गांठना नहीं आते ना, बाकी तो सब काम आते हैं। अपनी मेहनत से कमाती और खाती हो, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। लो लस्सी ले लो। आला जो अम्मा की गुफ्तगू के दौरान उन्हीं की तरफ घूम गई थी, उठी और जाकर प्याला अम्मा के पास रख दिया। वो लस्सी का प्याला लेकर जाने लगी मगर चंद कदमों के बाद एकदम रुक गई और पलटकर बोली, आज भी चक्की पीसने आ जाऊं बीबी जी? आ जाना आ जाना, अम्मा बोली। आटा तो ढेरों पड़ा है पर आरिफ के अब्बा की बरसी भी तो ज़्यादा दूर नहीं है, कई बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी, आ जाना। जी अच्छा, वो बोली। फिर वहीं खड़े खड़े मुझसे पूछा, आरिफ मियाँ आप कितनी छुट्टी पर आए हैं? मैंने कहा, मैं अब्बा की बरसी करके जाऊंगा। बोली, फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूम कर वापस आया तो वो अंदर एक कोठरिया में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी और खुले बाल चक्की के हर चक्कर को साथ उसके चेहरे के छुपा और खोल रहे थे। उसने एक टांग को पूरा फैला रखा था और नीला तहबंद उसके घुटनों तक खिंच गया था। अगर ऐसी पिंडली को काट कर और शीशे के मर्तबान में रखकर ड्राइंग रूम में सजा दिया जाए तो कैसा रहे? मैंने इधर उधर देखा, अम्मा कहीं नजर न आई तो मैं पंजों के बल कोठरिया के दरवाजे तक गया।
दरवाजे से आती हुई रोशनी एकदम कम हुई तो उसने चौंक कर देखा। चक्की रोक ली, बालों को झटक कर समेटा और ओढ़नी को सर पर खींच लिया, मगर फैली हुई टांग को फैला रहने दिया। फिर वो चक्की की हत्थी को थाम कर उसे आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी और मेरी तरफ देखती चली गई। उस वक्त मेरा पहला तासुर यह था कि एक मोची की बेटी की आंखों को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। गरीब गुरबा की छोटी छोटी आंखें ही किफ़ायत कर जाती हैं। उसके चेहरे पर शरारत थी और उसके डर के मारे कि वो कोई फ़िक्रा ना मार दे, मैंने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? वो बोली, तो क्या आप बीबी जी को देखने यहाँ तक आए थे? तो क्या तुम्हें देखने आया था? मुझे हमले का मौका मिल गया। उसने बस इतना किया कि टांग समेटी और फिर फैला दी। फिर वो कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने फिर पूछा, अम्मा कहाँ हैं? यहीं हवेली में हैं, उसने कहा। आपके चचा की बेटी बीमार हैं, उन्हें देखने गई हैं। मैंने कहा, ये जो तुम पिसाई कर रही हो इसकी कितनी उजरत लोगी? 2 दिन का आटा तो मिल ही जाएगा। उसके लहजे में काट सी थी, न जाने तंज कर रही थी या उसका लहजा ही ऐसा था। अच्छा, 2 दिन गुजर गए तो फिर क्या करोगी? फिर आ जाऊंगी आटा पीसने या पानी भरने या छतें लीपने। छतें लीपने? क्या तुम्हें लीपना भी आता है? मैंने सचमुच हैरत से पूछा। और वो बोली, मुझे क्या नहीं आता आरिफ मियाँ, बस एक जूते गांठने नहीं आते, और बहुत कुछ आता है। मसलन और क्या क्या आता है? मैंने शरारत से पूछा। और वो कुछ बताने लगी थी मगर जैसे सोच में पड़ गई और आखिर बोली, कुछ आता है, आप देख लेंगे हौले हौले। चंद लम्हे वो चक्की चलाने में मसरूफ़ रही, जैसे मुझे भूल गई है। फिर चक्की रोकी, उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं एक तरफ हटा तो वो बाहर आ गई और बोली, प्यास लगी है, पर बीबी जी का कटोरा झूठा हो जाएगा, मुझे बिक में पिला दीजिए। तुम कटोरे ही में पी लो, मैंने कहा, और फिर डांट के लहजे में कहा, चलो उठाओ कटोरा, पियो पानी। उसकी मुस्कुराहट कितनी गुलाबी थी। जिंदगी में पहली बार इंकिशाफ हुआ कि मुस्कुराहट का भी रंग होता है। वो पानी पी चुकी तो कटोरे को खंगालने के लिए उसमें ज़रा सा और पानी डाला। मैंने कहा, भर दो कटोरा। वो समझी शायद मैं कटोरे को पूरी तरह पाक कराना चाहता हूँ। कटोरा भर गया तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कटोरा उसके हाथ से उचक कर मुँह से लगा लिया। आरिफ मियाँ जी, वो इंतहाई हैरत और सदमे से बोली। वो हवास बाख्ता सी मेरी तरफ देखती रही और जब मैंने खाली कटोरा वापस किया तो उसके हाथ में राशा था और उसकी आंखों पर नमी की एक चमकीली तह नमूदार हो गई थी और उसने ओढ़नी को यूं कस के लपेट लिया था जैसे नमाज पढ़ने चली है। गाँव में जवान लड़की का एक एक कदम गिना जाता है, एक एक नज़र का हिसाब रखा जाता है। बहुत से दोस्त बैठे थे, लड़कियों का जिक्र हो रहा था। फलां फलां के साथ है, फलां फलां के पीछे है, फलां अगवा होने के इंतज़ार में है, फलां इतने हाथों से गुजरी है कि इस भरी जवानी में भी पुरानी हो गई है। मैंने कहा, एक लड़की आला भी तो है, नादिर मोची की बेटी। इस पर सब हंसने लगे। उन्होंने कहा, वो किसी काम की नहीं है, घर घर में काम करती फिर रही है, रुपया कमा रही है, खूबसूरत है पर निकम्मी है। एक बार बीगू मुछैल ने छेड़ा तो बोली, मैं मोची की बेटी हूँ, खाल उतार लेती हूँ। बीगू को इतनी शर्माई कि सीधा नाई के पास गया और मूँछों की नोकें कटवा दी। सब हंसने लगे और देर तक हंसते रहे। मैंने कहा, अगर वो मेहनती लड़की है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक बोला, वो इज्जत भी तो नहीं करने देती। इस पर सबको एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ा। दूसरा बोला, तुम्हारे यहाँ तो वो बहुत काम काज करती है, कभी उसकी इज्जत करके देखो, खाल उतार लेगी। वो फिर हंसने लगे और मुझे उनकी हंसी में शरीक होना पड़ा, मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज़ पहचानी ही नहीं गई। बिल्कुल टीन के खाली कनस्तर में कंकर बजने की आवाज़। मैं घर वापस आया तो वो दरवाजे से निकल रही थी। चेहरा बिल्कुल तपा हुआ था, आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मैं चौंका और पूछा, क्या बात है आला, रोती रही हो? वो फिर हंसने लगी। फिर हंसी के वक्फों में बोली, रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? मैं तो मिर्चें कूटती रही हूँ आरिफ मियाँ। तुम मिर्चें भी कूट लेती हो? मैंने पूछा, कोई ऐसा काम भी है जो तुम्हें करना ना आता हो? तुम इतने बहुत से काम क्यों करती हो आला? वो बोली, रुपया कमा रही हूँ। आप तो जानते हैं, रुपए वाले लोग गरीब लड़कियों को ख़रीद लेते हैं। मेरे पास रुपया होगा तो मुझ पर नज़र उठाने की किसी को मजाल नहीं होगी। है किसी की मजाल? फिर वो मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, मैंने आपके कुर्ते के लिए मलमल ख़रीदी है, उस पर बेल बूटे काट रही हूँ। ये गलत बात है, मैंने एहतजाज किया। तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए रुपए से ख़रीदा हुआ कुर्ता मुझे काटेगा, मैं किसी को बताऊंगी थोड़ी। वो बोली, आप भी ना बताइएगा। फिर नहीं काटेगा। वो गुटकी, फिर एकदम घबरा गई, हाय मैं मर जाऊं, कहीं बीबी जी तो नहीं सुन रही हैं।
बीबी जी के लफ्ज़ पर मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अंदर झांका तो सहन खाली था, फिर पलट कर देखा तो वो जा चुकी थी। ठीक है, मैंने सोचा, अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शौक भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है और ख़ानदान के बुज़ुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे खड्ड में नहीं झांकना चाहिए, तवाज़ुन बिगड़ जाता है और आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज़ हमारे यहाँ पूरा गांव जमा था, मगर इस हुजूम में भी आला की दौड़ भाग नुमायां थी। वो फिरकी की तरह घूमती फिर रही थी। यूं मालूम होता था जैसे अगर ये लड़की इस हुजूम से निकल गई तो बरसी की सारी तंजीम बिगड़ जाएगी और हर तरफ लुट्टस पड़ जाएगी। वो बिल्कुल बरमे की तरह हुजूम में से रास्ता बनाती हुई पार हो जाती और पलट कर गड़ाप से अम्मी के कमरे में घुसकर किवाड़ धड़ से बंद कर देती। वहाँ से हिदायत लेकर वो फिर बाहर निकलती और फिर से हुजूम में बरमा लगा देती। ईशा की अजान तक सारा गांव खाना खा चुका था। खाली देगें एक तरफ समेट दी गई थीं। नाई, मिरासी, धोबी, मोची भी फारिग कर दिए गए थे। दिन भर के हंगामे के बाद एक बहुत भारी सन्नाटा घर पर टूट पड़ा था। आखिरी मेहमान को रुखसत करके जब मैं अम्मी के कमरे में आया तो मुझे यकीन था कि आला बैठी अम्मी के बाजू और पिंडलियां दबा रही होगी, मगर अम्मी तो अकेली बैठी थी। जिंदगी में शायद पहली बार अम्मी का लिहाज किए बगैर उनसे पूछ बैठा, आला कहाँ है? मगर अम्मी सवाल से बिल्कुल नहीं चौंकी। बोली, वो लड़की हीरा है बेटा, बिल्कुल हीरा। आज तो वो मेरी आंखें, मेरे बाजू, मेरा सब कुछ थी। दिन भर की थकी मांदी तो थी ही, खाने बैठी तो 2-4 निवालों के बाद जी भर गया। उठकर जाने लगी तो मैंने उसे रोका। उस देगची को चावलों से भरा और उसे ले जाने को कहा तो वो बोली, ये चावल तो मुझे आरिफ मियाँ देते हुए भले लगते। औरों को रुखसत करते रहे पर उन्होंने मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं नहीं ले जाती। उसने ये बात हंसी में कही, पर उसने ठीक कहा बेटा, अंदर का सारा काम उसी ने संभाले रखा। तुम सबको रुखसत कर रहे थे, उसे भी रुखसत कर देते। वैसे तो वो हंसती हंसती चली गई है, पर उसे हंसने की आदत है। और बेटा, जिन लोगों को हंसने की आदत होती है ना, उन्हें रोना भी होता है तो हंसने लगते हैं। तब वो हंसते हैं तो अंदर से रो रहे होते हैं। तुमने एक मोचन समझकर आला की इज्जत ना की, हालांकि आला का अपना मान है, उसका ये मान कायम रखो बेटा। और चावलों की ये देगची उसे दे आओ। थोड़ी देर पहले गई है, सोई नहीं होगी। फिर कल सुबह तुम जा भी रहे हो, वो क्या याद करेगी तुम्हें? जाओ। आला अपने घरौंदे के दरवाजे के पास चारपाई पर लेटी होती थी। मैंने पास जाकर उसे आहिस्ता से पुकारा तो वो तड़प कर यूं खड़ी हो गई जैसे उसके करीब कोई गोला फटा है। आरिफ मियाँ जी, वो बोली। फिर हस्बे आदत हंस कर कहा, चावल देने आए होंगे? मैंने कहा, हाँ, चावल ही देने आया हूँ। लाइए। उसने हाथ बढ़ाए। बीबी जी ने बताया होगा मैंने क्या कहा था? वो हंसने लगी। हाँ, बताया है, मैंने कहा। देगची लेकर उसने चारपाई पर रख दी और बोली, वहाँ घर में देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, वैसे अब भी अच्छा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। आखिर एक बात सूझी, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। वो मुझे मालूम है, आला बोली। मालूम था तो वहाँ घर में ज़रा सी रुक जाती, मैंने कहा। वो बोली, आपके कुर्ते का आखिरी टाँका बाकी था, वो आके लगाया है। बक्से में उस कुर्ते की जगह तो होगी ना। और हाँ, सुबह आपका बक्सा उठाकर बसों के अड्डे पर मुझे ही तो आपको पहुँचाना है, बीबी जी ने कहा था। मैंने कहा, तुम क्या कुछ कर लेती हो आला। चक्की तुम पीस लेती हो, छतें तुम लीप लेती हो, मिर्चें तुम कूट लेती हो, कुएं से 2-2, 3-3 घड़े तुम पानी भर लाती हो, पूरे घर का काम तुम संभाल लेती हो, कुर्ते तुम काढ़ लेती हो, बोझ तुम उठा लेती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो आला? वो खामोश खड़ी रही। फिर वो कदम उठाकर मेरे इतने करीब आ गई कि मुझे अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस होने लगीं। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ आरिफ मियाँ, उसकी आवाज़ में झनकार सी थी। आपको क्या मालूम मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ। ज़रा से वक्फे के बाद वो बोली, मुझसे पूछिए ना, मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ। पहली जमात के बच्चे की तरह मैंने उससे पूछा, और क्या कर सकती हो? मैं प्यार भी कर सकती हूँ आरिफ मियाँ। उसने जैसे कायनात का राज फाश कर दिया।